Hi, this is Monica Vedi, your chemistry educator on the channel Unacademy 11th and 12th. और आज हम हैं Unacademy Unfiltered पे, which is a very good initiative from Unacademy, जहाँ पे हम लाइव डिस्कशन करने वाले हैं. लाइव एक बातचीत वाला सेशन है, मन की बात वाला सेशन है हमारे एक लर्नर के साथ, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट है. यूट्यूब पे, स्पेशल्स पे, प्लस पे मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट है. और इसीलिए मैं इस स्टूडेंट को लेके आई हूँ हमारे अनफिल्टर्ड पे, जहाँ पे लर्नर्स को ये चांस मिलता है कि वो अपने फेवरेट एजुकेटर से बात करते हैं. एट द सेम टाइम लर्नर रिप्रेजेंट करता है बाकी के सभी लर्नर्स को, क्योंकि जनरली क्या होता है कि प्लस क्लासेस हो या यूट्यूब सेशंस हो या कोई भी जो ऑनलाइन लर्निंग मोड होता है, उसमें लर्नर्स बात नहीं कर पाते हैं टीचर से. तो आज मैं अब्दुल कादिर, जो कि मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट है, उसको लेके आई हूँ अनअकैडमी अनफिल्टर्ड पे. तो लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन. यस अब्दुल. हेलो मैम. हाय अब्दुल. मैम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैम. मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं मैम आपके बारे में मैम, क्योंकि सब जानना चाहते हैं मैम. आपकी लाइफ जर्नी क्या रही है मैम? मतलब मैम 10th 12th ग्रेजुएशन में आपने तो पीएचडी भी करी है मैम. मैम आप शुरुआत से टॉपर ही रही मैम. आप कुछ बताइए मैम. अब्दुल, हाँ, ये बहुत सारे बच्चों को जानने में रहता है कि मैम खुद कैसी थी पढ़ाई में. तो मैं आज ये ना बच्चों को रिवील कर रही हूँ कि मैं बहुत टॉपर स्टूडेंट नहीं रही हूँ. मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ. और मैंने जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, हालांकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बेटी हूँ, मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, बट जो मेरे सिबलिंग्स हैं या जो मेरे कजिन्स हैं जो मुझसे बड़े हैं, जिनको हम भैया और दीदी बुलाते हैं, ये लोग कभी भी कोई बहुत बड़े लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं किया. तो हम लोग का वो डायरेक्शन नहीं था. और मुझे लगता था यार ये पीएमटी या आईआईटी जेई ये कौन लोग करते होंगे यार, ये मतलब हम लोग के बस की बात नहीं है. तो मैं तो बहाव में बहने वालों में से रही हूँ. गाइडेंस भी नहीं थी उतनी ज्यादा. एंड 11th 12th के बाद ठीक है नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है, तो मैंने बीएससी ऑप्ट कर लिया. बट बहुत ना लेटर मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ यार, कॉम्पिटिटर्स में हम लोग जैसे, तुम लोग जैसे ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कोई कहीं से और से नहीं आता है. सो व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेहनत करने से हर चीज होती है, उस समय जो मेरे लिए अवेलेबल ऑप्शंस थे, मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट था बिकॉज केमिस्ट्री वाज माय सब्जेक्ट, तो मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट था. एंड आफ्टर माय ग्रेजुएशन गॉट ओवर, मुझे लगा कि यार रिसर्च की डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए. तो उस समय पे एग्जाम होता था, अभी भी होता है, नेट करके एक एग्जाम होता है. तो उसको पहली बात तो ये कि उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू बी लेक्चरर इन एनी यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी और सो. बट अगर आप उसमें टॉप 30 रैंक्स में आते हो, ये लोग आपको रैंक भी नहीं बताते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं कि अगर आप टॉप 30 रैंक्स में हो तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा बहुत अच्छा खासा और आपकी रिसर्च स्पॉन्सर हो जाएगी. तो मुझे ये लगा कि यार ये तो कम से कम लाइफ में कभी तो ऐसा हो कि आपको भी चांस मिले खुद को प्रूव करने का. क्योंकि बेटा एक्चुअली 11th 12th इज अ राइट स्टेज फॉर स्टूडेंट्स, जहाँ बच्चा अब परफॉर्म करता है और अपने आप को साबित करने के लिए मेहनत करता है. मैं जानती हूँ मैं 11th 12th में बहुत एवरेज थी. मेरे लिए ये चीज थी नहीं. मुझे लगता था कोई और लोग होते होंगे जो कि मेडिकल क्लियर करते होंगे या इंजीनियरिंग क्लियर करते होंगे. ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. लेकिन जब जिंदगी ने मौका दिया तब करके दिखाया. एंड इंडिया में टॉप 30 रैंक्स में मेरा सिलेक्शन हुआ. एंड उसी वजह से जो मेरा रिसर्च पीरियड है उसमें पूरे 7 इयर्स में मुझे स्कॉलरशिप मिली गवर्नमेंट के, पूरा स्पॉन्सरशिप में जिसको कहते हैं, पूरा ये कंप्लीट हुआ मेरा पढ़ाई. बट एट दैट टाइम आई प्रूव माई सेल्फ, नॉट एट द टाइम ऑफ 11th 12th, नॉट एट द टाइम ऑफ बीएससी. आई वाज वेरी वेरी एवरेज स्टूडेंट, भीड़ के साथ बहने वाली, जैसा हो गया वैसा चलेगा. अगला मैम क्वेश्चन है मैम कि आप अपनी लाइफ से मैम ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए मैम जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है मैम. जैसे मैम मेरी लाइफ में भी थे मैम, जो जिसने मैम लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया मैम. जैसे हम कभी कभी अपने बारे में बहुत सोचते हैं मैम, लेकिन जैसे सोसाइटी के बारे में सोचना मैम, तो कोई इंसिडेंट आपका हो मैम ऐसा? एज सच तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसने पर्सपेक्टिव ही बदल दिया हो. हाँ, मेरी मम्मा मेरे को बहुत पहले से बोलती थी कि बेटा यूपीएससी एग्जाम्स, मतलब इन लोग ने मुझे कभी इस जेई में या फिर नीट में इस ओरिएंटेशन पे नहीं डाला, क्योंकि मेरी मम्मा भी गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, और मेरे पापा भी. तो वो मुझे यूपीएससी के एग्जाम्स जो आरएएस आईएएस और ये सब चीजों के लिए बोलते थे. मुझे जीके में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मुझसे जीके पढ़ी ही नहीं जाती, जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज पढ़ना मस्ट होता है. तो एज सच कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं है जिसने मेरा पर्सपेक्टिव बदल दिया. बस मैं ये बोलूंगी कि मैं भी खुद को प्रूव करना चाहती थी, पर ये रियलाइजेशन मुझे लेट हुआ. और जब हुआ, जो कि मैंने अभी बताया, मैं सेम वही चीज बोलूंगी कि जो ये एग्जाम है नेट, इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुझे फेलोशिप मिली थी, जो कि टॉप 30 रैंक्स को दिया जाता है, एसपीएम फेलोशिप बोलते हैं इसको. उस समय जो ओरिएंटेशन अंदर से फील आई कि हाँ ये करना है, उसी समय खुद में पाया कि हाँ मुझ में भी वो है बात,
मैं भी कर सकती हूँ। जो भी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनमें कंपटीशन 11th-12th में बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, अब लगता है हाँ मैंने भी तो किया है, मैं भी तो कर सकती हूँ। तो खुद में वो खूबी देख पाना एट दैट टाइम, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अदरवाइज मैं यही बिलीव करती थी कि यार अपन से तो कुछ नहीं होगा, ये लोग ही, ये ब्रीड ही अलग होती है जो कि नीट या जेई क्लियर करते हैं, ये ब्रीड ही अलग होती है, आई एम नॉट दैट। बट लेटर ऑन जब मुझे दिखा कि हाँ मुझ में कैलिबर है, जस्ट दैट मैं जीके नहीं पढ़ सकती हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है थोड़ा सा, लेकिन आई डिड दैट, बस वो वाली चीज है। एज सच कोई इवेंट नहीं है जिसने मेरा पर्सपेक्टिव बदला हो। हाँ ओके मैम, यस मैम। मैम अगला क्वेश्चन है मैम कि मैम आपके फनी एग्जांपल्स के पीछे मैम क्या रीजन रहता है? मैम इतने फनी एग्जांपल मैम मुझे याद है मैम, बॉन्ड एंगल का मैम ये वाला रूल जो आपने बताया था मैम, वो आज भी याद है मैम, मुझे लगता है वो जिंदगी भर मैम कभी भूलेंगे नहीं मैम। तो ऐसे एग्जांपल्स मैम। ये सीक्रेट है, इसको सीक्रेट ही रहने देते हैं। अरे बेटा एक्चुअली जो फनी एग्जांपल्स है, मैंने अपने जब मैं 11th-12th में थी उस समय हमारे टीचर्स जो थे, जो हमको फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाते थे, ऑनलाइन स्टडीज तो अब आई है, हम लोग को फिजिकल क्लासरूम से पढ़ाते हैं, टीचर जो पर्सनैलिटी होती है उससे थोड़ा डर लगता है नहीं अब्दुल, कि टीचर है, सर है, मैम है, डांटेंगी, एक सीरियस मोड, आते ही पढ़ाना शुरू, बोर्ड पे लिखना शुरू, जरा सा भी कुछ होता है तो पनिशमेंट मिलने का डर, और समझ में नहीं आया तो डाउट नहीं पूछ पाने की हिम्मत, मतलब अगर कोई चीज नहीं क्लिक हो रही है, टीचर पढ़ा रहा है तो मुझे नहीं क्लिक हो रही है, ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे नहीं क्लिक हो रहा, आप क्या समझा रहे हो, बट डाउट नहीं पूछ सकते, डाउट पूछेंगे तो हो सकता है कि टीचर से डांट पड़ जाए। तो जो टीचर पर्सनालिटी मैंने फिजिकल क्लासरूम्स में देखी, बनना मुझे भी टीचर था, क्योंकि और वो मुझे काफी लेट रियलाइज हुआ, मैं वो इंसिडेंट भी शेयर करूंगी कि मुझे टीचर बनना था, ये मुझे कब पता लगा। मैं 11th-12th से ही चीजें अपने फ्रेंड्स को जो चीजें मुझे आती थी वो मैं समझाती थी अपने फ्रेंड्स को। तो जब मुझे डर लगता था इन टीचर से, तो मैं उस तरह की टीचर कभी नहीं बनना चाहती थी जैसे टीचर्स मैंने फिजिकल क्लासरूम्स में देखे थे। मुझे टीचर्स नॉट ऑलवेज दैट कि वैसा डर वाला फेस जिससे स्टूडेंट को समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो भी घर तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, नहीं समझे। मैं चाहती हूँ मेरा हर स्टूडेंट मुझसे खुल के डाउट पूछे, और इसके लिए, और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एक टीचर स्टूडेंट के ही उस चीज का रिफ्लेक्शन होता है। तो मुझे हमेशा स्माइल रखना अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी रखना अच्छा लगता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज अ स्टूडेंट शुड फील फ्री टू आस्क देयर डाउट्स व्हेनेवर दे फील लाइक। ये नहीं कि टीचर से डर के डाउट्स नहीं पूछे। तो मैं क्लास में माहौल थोड़ा फनी करने की कोशिश करती हूँ कि यार नहीं, आई एम नॉट दैट टीचर, मैं तुम्हारे जोन में हूँ, मैं तुम्हारी ऑलमोस्ट फ्रेंड हूँ, हाँ मुझे तुमसे थोड़ा ज्यादा आता है, रीजन इज क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, इसलिए लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि तुम मुझसे डरो, या तुम्हें मैं कभी कुछ इस तरीके का सुना दूं कि यार तुम्हें इतना भी नहीं आता। सबका वक्त होता है यार, नहीं आता तभी तो मेरे पास आए हो। तो उस माहौल को क्रिएट करने के लिए कि बच्चा टीचर से डरना बंद करे और उनसे कैजुअली सवाल पूछे, हर चीज पूरी डिमेंशंस खोल के कि यार ये ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, उस लेवल पे बच्चे को फ्री फील करवाना, ये एक मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं बहुत फनी एग्जांपल्स क्रिएट करती हूँ, बच्चे फ्री हो जाते हैं मुझसे बातचीत करने में, एंड उनके डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ही है जो वही चीज है मेरे में जो रिफ्लेक्ट होती है। आई गेस वही स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स होता है ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं सारे लर्नर्स मुझे, वो मेरे में भी रिफ्लेक्ट होता है। यस मैम। मैम ये एग्जांपल मैम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैम याद करने में बहुत मदद भी करते हैं मैम। थैंक यू सो मच बेटा। यस मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम कि मैम कभी-कभी क्या होता है मैम, लगातार मैम पढ़ते रहते हो मैम, लेकिन मैम एक स्टेज आता है जब पढ़ने को बिल्कुल मन नहीं करता मैम बिल्कुल अनप्रोडक्टिव सा डे हो जाता है मैम फिर नेक्स्ट डे मैम उस दिन पढ़ते नहीं है, तो नेक्स्ट डे मैम अगले दिन गिल्ट आती है मैम, रिग्रेट सा होता है मैम। तो हम इसे कैसे डील करें मैम? क्या आपके साथ ऐसा होता है मैम? अगर होता है तो डील कैसे करें मैम इससे? एक्चुअली मेरा इस चीज को देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। आई विल टेल यू। मैं सभी लर्नर्स से भी ये बात कही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अब्दुल ने, क्योंकि ये आज की डेट में ये चीज बच्चों को बहुत परेशान करती है कि हमने एक टाइम टेबल बनाया और हम उसको फॉलो नहीं कर पाए, या हो सकता है बनाया भी नहीं हो लेकिन हम 2 दिन से नहीं पढ़े, और वो 2 दिन की इतनी नेगेटिव एनर्जीज मन में घुस जाएंगी कि आप तीसरे दिन भी सिर्फ यही सोच के दुखी होते रहेंगे कि यार हमने 2 दिन खराब कर दिए अपनी लाइफ के, हम पढ़ सकते थे। तो मेरा इस चीज को देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्टिव ना होने वाली बात है कि ये दिन हमारे नॉन प्रोडक्टिव हो गए, ये रिलेटिव टर्म है। जैसे जागते हैं ना हम तो काम करते हैं, तो जागते रहने के लिए सोना
स्लीप ये अनप्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, लेकिन सोना हमारी बॉडी के लिए थोड़ी ना नॉन प्रोडक्टिव होता है। सो जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी तो रिजुविनेट हो रही होती है, रिफ्रेश हो रही होती है। सिमिलरली ऐसे दिन आते हैं, नो डाउट सबकी लाइफ में आते हैं, नॉट दैट कि स्टूडेंट की लाइफ में आते हैं, टीचर्स की भी लाइफ में आते हैं। कभी कभी नहीं मन करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन वो नॉन प्रोडक्टिव नहीं होते हैं वो डेज आपको रिजुविनेट करते हैं वापस से, मतलब एनर्जी गेन करके सेम टास्क को डबल एंथुसियाज्म से करने के लिए। अगर हम सो रहे हैं तो भी हमको एनर्जी मिल रही है। सपोज आपका मन है कि आज मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं तो आज अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा, दोस्तों के साथ आधा घंटा बैठने का हम लोग 4 आवर्स बिताया है, अरे तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा, ब्रेन का फूड है, फ्रेंड्स से मिलना भी ब्रेन का फूड है और सोना भी ब्रेन का फूड है। और 2 दिन अगर गैप लेने की इच्छा होगी कि नहीं पढ़ना, आज इच्छा नहीं हो रही आज पढ़ने की, तो वो भी हमारे ब्रेन के लिए फूड है। मैं उसको नॉन प्रोडक्टिव नहीं मानती, बल्कि मैं उसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का एक जरिया मानती हूँ। तो मैं मेरे सभी लर्नर्स को अब्दुल के इस सवाल के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों, बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारा डेज प्रोडक्टिव नहीं गए हैं, तो आप ये मत सोचो जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं है आज नहीं पढ़ना, लेकिन उस दिन फिर ये सोच के हमको नेगेटिव एनर्जी नहीं लानी कि गिल्ट में रहते ना, हाय पढ़ाई नहीं करी, गिल्ट लानी ही नहीं। उस दिन फिर फुल मजे करो और ये सोचो कि आज नहीं पढ़ेंगे लेकिन कल जो है डबल एनर्जी से अटैक करेंगे, ताकि क्योंकि वो ब्रेन का फूड है और वो हमें उसकी जरूरत है। दैट इज व्हाट माय पर्सपेक्टिव अबाउट सम डेज जिस दिन हमें पढ़ना पसंद है और वो मेरे लिए नॉन प्रोडक्टिव है ही नहीं, मेरे लिए तो वो प्रोडक्टिव जोन में आता है। मतलब मैम उस दिन फुल मजे करें मैम, और मतलब बिल्कुल गिल्ट ना रखे मैम कि आज ये दिन फ्री जा रहा है, मतलब आज का दिन फ्री रहेंगे, मन नहीं कर रहा, और नेक्स्ट डे हम डबल एनर्जी से अटैक करेंगे। क्योंकि आज भी हम मन मार के पढ़ते तो शायद उतने अच्छे से ना पढ़ पाते। अगर हम मन मार के पढ़ भी लेते कि नहीं यार पढ़ना है तो हमारे तब प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती। लेकिन अगर आप मजे कर लोगे उस दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता 3-4 घंटे 5 घंटे या आधा दिन या पूरा दिन या 2 दिन नहीं पढ़ना, और उसके बाद जब पढ़ना है तो ऐसा पढ़ना है कि 2 दिन ब्रेन को फूड मिल गया है, अब चार्ज है बैटरी, एकदम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। यस मैम, थैंक यू मैम, काफी मैम सही लगा मैम। अगला क्वेश्चन है मैम कि मैम जैसे क्लास 12 प्रिपरेशन में मैम सोशल मीडिया से मैम बिल्कुल ही कट जाना चाहिए कि मैम जैसे इंस्टा है मैम, तमाम ऐप से मैम उनसे बिल्कुल ही कट जाना चाहिए मैम, क्योंकि कभी कभी डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है मैम उनसे मैम। हाँ, आई एग्री कि डिस्ट्रैक्शन तो हो जाता है, बट यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि लर्नर्स को ना बैलेंस बनाना चाहिए। जैसे अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर हर लर्नर के लिए अलग है। ये जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं कहीं ना कहीं आपको एडिक्टिव बनाती हैं। जैसे आप एक बार देखेंगे तो लगता है बार बार देखें, बार बार चेक करें, बार बार स्क्रॉल करें। तो मैं ये कहूंगी कि अगर लर्नर्स बैलेंस बना के चले, तो अगर कल भी आपका एग्जाम है और अगर आप आज भी इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। इट्स जस्ट कि हाउ यू मेंटेन द बैलेंस। मतलब सपोज करो आपने 4-5 इयर्स बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, जिसमें आपने अपना 100% इनपुट दिया, देन व्हाट इज द हार्म कि अगर आप 15 मिनट या 10 मिनट बैठ गए किसी भी सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे, कर दिया फ्रेंड्स को हाय हेलो, लेकिन आपका दिमाग इतना बैलेंस्ड होना चाहिए कि यार, क्योंकि जनरली लर्नर्स के साथ क्या होता है, व्हाट आई हैव सीन इज कि वो पढ़ाई के टाइम को इसमें लगा देते हैं, इंस्टा में, फेसबुक में, और कहीं ना कहीं वो साइट्स उनको ऐसे अट्रैक्ट करती हैं कि 10 मिनट पढ़ाई करी, अब वापस बुलाती हैं कि मुझे चेक कर, मुझे स्क्रॉल कर। वो नहीं, यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। एंड अगर सुबह भी आपका पेपर है और आप रात को बैठ के इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बैलेंस कि आप खूब अच्छे से पढ़ लिया और रिविजन हो गया, आप थोड़ी देर कर लो स्क्रॉल, फिर वापस। तो ऐसे एकदम स्विच ऑफ मोड में नहीं जाना है, बट अ लर्नर शुड लर्न हाउ टू कीप अ बैलेंस बिटवीन दिस थिंग एंड दिस थिंग। यस मैम, थैंक यू मैम। एक बैलेंस के ऊपर ही क्वेश्चन है मैम, आप बैलेंस पे बात कर रही थी कि मैम जैसे मैम मुझे केमिस्ट्री बहुत ही पसंद हो गई थी मैम, क्योंकि क्लास 12 में आपके इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मैम, तो मैम यही पढ़ता रहता था मैम, रेफरेंस बुक से मैम यही पढ़ता रहता मैम, फिर जेईई के क्वेश्चंस करने लगते हैं मैम, तो और सब्जेक्ट्स पे मैम टाइम कम हो गया मैम, कुछ सब्जेक्ट्स पे तो मैम दूसरे सब्जेक्ट्स वीक हो गए मैम, जैसे फिजिक्स मेरा वीक हो गया था, वैसे अब तो काफी इंप्रूव मैम, आपने सजेशंस दिए थे, लेकिन मैम तो मैम ऐसे इसको कैसे बैलेंस करें मैम सब्जेक्ट्स को, जिससे कि अगर ज्यादा इंटरेस्ट भी किसी सब्जेक्ट में तब भी आप मिस आउट ना करें सब्जेक्ट। एक्चुअली ना इसमें मैं भी क्या मानूंगी, एक तो मेरे को याद नहीं आ रही एक चीज होती है, ऐसा कुछ इंग्लिश में होता है ना, ईट दैट फ्रॉग, ऐसा कुछ डायलॉग होता है, ईट दैट फ्रॉग। इसका मतलब होता है कि जो चीज आपको सबसे कम पसंद है, हर स्टूडेंट का एक नेचर बता रही हूँ, जो कि मैं भी एज ए स्टूडेंट मेरा भी था, हर स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट आपका बहुत फेवरेट होता है, एक सब्जेक्ट आपको थोड़ा ठीक ठाक लगता है और एक सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे जनरली ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये होता है, हर सब्जेक्ट के प्रति ये व्यवहार होता है।
तो जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिसको पढ़ने का आपको मन करता है, वो सब्जेक्ट तो वैसे भी आपको मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि नेचुरली आप जब पढ़ने बैठोगे तब आप कहीं ना कहीं मन करेगा कि जैसे अब्दुल को शायद केमिस्ट्री पसंद है ज्यादा, तो अब्दुल केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा रहा है थ्रू आउट द ईयर, बहुत ही अच्छे से इसने अपने परफॉर्मेंस को पे कभी, मैं इस मामले में अब्दुल के लिए कुछ बोलना चाहूंगी, इतने अप्स एंड डाउन्स आए हैं 2021 एस्पिरेंट्स की लाइफ में, लेकिन इस बच्चे ने अपनी पढ़ाई से, एटलीस्ट मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में जानती हूँ, कभी व्यथित नहीं हुआ, कभी जो एक दिशा करते हैं ना निर्धारित की एक हमारा ये एम है, ये हमने धर लिया है कि हमें ये करना है, जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, ही वाज वन ऑफ द स्टूडेंट की वो एक लास्ट डे ऑफ द प्लस क्लासरूम में ही वाज प्रॉपर्ली प्रेजेंट, वो सारे सवाल लगा रहा था। तो ये मैं हर स्टूडेंट में देखना चाहती हूँ, जो ये अब्दुल में मैं देखती हूँ, ये इमेज में हर बच्चे में देखना चाहती हूँ कि जब तक आपको नहीं पता लगा कि आपका एग्जाम, और आज भी आई एम श्योर ये बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। रही बात जो अब्दुल का सवाल है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट को तो मैं बहुत समय दे देता हूँ, लेकिन जो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट नहीं है उसको मैं समय नहीं दे पाता और मैं उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। तो आप ना जो आपको सबसे मतलब लीस्ट फेवरेट आपका सब्जेक्ट है, उसको भी मिनिमम इतना बेसिक लेवल तक ले आओ कि मतलब बाकी के सब्जेक्ट तो फिर उससे ऊपर ही हो जाए। जैसे सपोज करो कि अब्दुल कौन सा है आपका ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल ही नहीं जमता है? फिजिक्स। फिजिक्स वैसे फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है लेकिन मैक्सिमम बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है, ये बात बहुत वो है। फिजिक्स में तो और भी बल्कि ज्यादा फनी एग्जांपल्स क्रिएट होते हैं। केमिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब मैं जानती हूँ रिएक्शन में आप कैसे हंसाओगे बच्चों को, बट फिजिक्स तो बहुत वैसी है ना, रूटीन लाइफ से फोर्सेस एंड ऑल दैट है ना, तो उसमें ज्यादा एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो एनीवेज फिजिक्स इज सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट, बट जैसे अब्दुल को फिजिक्स कम पसंद है, तो अब्दुल मैं कहूंगी ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट, कि जो सबसे कम सब्जेक्ट है उसको कंपैरेटिवली कोशिश करो कि ज्यादा वक्त दो, हालांकि उतना ज्यादा दे नहीं पाओगे कोशिश करके, फिर भी कोशिश करो कि मिनिमम बेसिक लेवल तक तो मैं इसमें आ ही जाऊं कि मैं कमजोर ना रह जाऊं, क्योंकि एक सब्जेक्ट काफी होता है आपकी एवरेज बिगाड़ने के लिए। आप केमिस्ट्री में सपोज 100 में से 95 मार्क्स भी ला रहे हो और फिजिक्स में सपोज 60 आ गए तो बिगड़ गई एवरेज, बिल्कुल खत्म होगी। तो फिजिक्स को भी आप 80 तक तो लेके आए हम, मतलब सब ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट, जो सबसे बेकार लग रहा है उसको सबसे पहले खा जाओ, ताकि जो अच्छा है वो तो खा ही लेंगे हम। ये मेरा वो है। मैम इसे फॉलो करेंगे मैम आगे भी। हाँ यस मैम एक और क्वेश्चन है मैम, ये आपका भी फेवरेट मैम मुझे लगता है मैम नहीं होगा कि मैम पी ब्लॉक की रिएक्शन को मैम याद कैसे करें, क्योंकि मैम मुझे पता है मैम कि आपको भी वो पसंद नहीं है मैम ज्यादा। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूर शेयर करूंगी। ऑर्गेनिक तो मेरा प्यार है, मेरे सारे बच्चों को पता है, आई लव ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इज माय लव। बट इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस एक तो ना एक चीज है ना, तो इनको जिंदगी भर के लिए याद करनी है ठीक है ना, ये जिंदगी भर के लिए याद होती है। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में मैं किस्सा भी सुनाऊंगी मेरा खुद के स्टूडेंट लाइफ का, बट लिख लिख के पढ़ना, लिख लिख के मैंने बहुत रफ कॉपीज भरी हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी, क्योंकि अगेन वो ईट दैट फ्रॉग होता है। तो जब मैं केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करने लगी, तो जैसे अब्दुल के लिए वो फ्रॉग फिजिक्स है, वैसे मेरे लिए वो फ्रॉग बन गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो ही नहीं होती थी कंपल, फर्स्ट नंबर पे ऑर्गेनिक अच्छी लगती थी, फिर फिजिकल अच्छी लगती थी, इनऑर्गेनिक करने में बहुत ऐसा जोर आता था कि यार इसको कैसे करें। बट मुझे लगता था कि मेरा एक स्टाइल था कि मैं ना जैसे फ्लैश कार्ड्स या छोटे छोटे चार्ट्स वगैरह बना के उन पे रिएक्शंस लिख के टेबल पे दीवारों पे चिपका देती थी। मेरी मम्मा गुस्सा भी करती थी कि भाई क्या घर में तुमने ये सब कर रखा है, लेकिन मैं आते जाते, क्योंकि मेरा मन तो करता ही नहीं था इनऑर्गेनिक की बुक भी खोलने का, तो मुझे लगता था मैं ऐसे गुजरूंगी भी तो भी दिखेगा कौन, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस नजर आएंगी। तो इस तरीके से एक तो रिवीजन करना, दूसरा लिख लिख के, उसके लिए आप अपने आप को पुश करते हो। फिर वो चीज आपको पसंद नहीं, मुझे कभी नहीं पसंद थी इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस, लेकिन अपने आप को पुश कर करके इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस को भी मैंने लिख लिख कर ही याद किया था। और एक चीज मैं शुरू से जानती थी, वो मेरा बिल्कुल फंडा क्लियर था, ना तो ये रिएक्शंस मुझे जिंदगी भर याद रहने वाली हैं ना मेरे को इन रिएक्शंस को जिंदगी भर के लिए याद करना है। तो मैं उनको उतने ही मोटिवेशन से पढ़ती थी कि ठीक है अरे कर लो यार, और एक बार तो, क्योंकि आप जेई नीट कर लो, जेई नीट के एग्जाम सोच लो या बोर्ड के एग्जाम सोच लो, एटलीस्ट एग्जाम तक तो याद रहनी चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो उतने समय के लिए तो ऑर्गेनिक हमेशा याद रहती है। अब्दुल ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि ऑर्गेनिक की रिएक्शंस आप भूलते नहीं हो, और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसे निकल जाती है माइंड से आउट। तो इसके लिए आप रूम के अंदर उसके छोटे छोटे रिएक्शन फोटोज टाइप के लगा लो, फ्लैश कार्ड्स बना लो। वो मैं करती थी, घर को खराब करती थी मेरी मम्मी की नजर में, बट मेरी नजर में मैं उन रिएक्शंस को याद करने के लिए करती थी। एंड हाँ, मेरे सबसे नॉन फेवरेट सब्जेक्ट था इनऑर्गेनिक, उसमें मेरा ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम पसंद था, सबसे कम पसंद था ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री।
50 मार्क्स का हमारा पेपर होता था, और मैंने बस ये सोचा था कि ये सबसे वीक पार्ट है मेरा, ये बस किसी तरह हो जाए, बाकी सब्जेक्ट्स में तो मैं कवर कर लूंगी। बट अब्दुल, यू विल बी अमेज्ड टू नो, मेरे उसमें 50 में से 48 मार्क्स आए थे एमएससी के अंदर, ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री में। So that was my method. यस मैम। मैम आपने बताया था मैम क्लास के टाइम भी मैम, तो मैम आपने इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी थी मैम, तो मैम उसको मैम रोज सुबह उठ के मैं भी 15 मिनट रिवाइज कर देता था मैम, तो काफी हद तक याद हो गई थी मैम रिएक्शंस मैम। हाँ, उसका मेथड ही यही है, वो रिएक्शंस आपको रिपेल करती हैं, फिर भी आपको जबरदस्ती उन तक जाना होता है, वो रिपल्सिव होती हैं, ऑर्गेनिक की अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि ना वो कनेक्टेड नहीं होती ना, ऑर्गेनिक की बहुत कनेक्टेड रिएक्शन होती है, इनऑर्गेनिक में हर चीज की बनावट अलग, प्रिपरेशन अलग, प्रॉपर्टीज अलग। तो खैर देखो, सब्जेक्ट तो इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छा है, किसी का तो वो भी फेवरेट ही होगा, तो वी आर नॉट कमेंटिंग अपॉन द सब्जेक्ट, वी आर कमेंटिंग अपॉन कि जनरली बच्चों की क्या ओपिनियन रहती है, और इवन मेरे जैसे टीचर्स की भी क्या ओपिनियन रहती है कि कोई चीज जो याद नहीं हो रही उसके पीछे पड़ जाओ, मतलब कैसे याद नहीं होगी, इसको तो याद करना ही है, कैसे याद नहीं होगी, तो फिर उसके इंसान जहां सोचता है ना वहां अपने आप रास्ते निकल जाते हैं। तो मैंने मेरा रास्ता ऐसे ही निकाला था कि कहीं कहीं जगह रिएक्शंस लिख के, क्योंकि ऑर्गेनिक तो वैसे ही याद रहती है रिएक्शंस। यस मैम। मैम एक प्रॉब्लम और है मैम, जो मैम हमारे बैच ने मैम आखिर में फेस करी थी मैम, कि चीजें इतनी बार पढ़ ली थी कि मैम वो सेम चीज को फिर पढ़ने की मैम बिल्कुल मन नहीं होता था मैम। जैसे आपने वन शॉट करे मैम, लेक्चर देखे मैम, फिर पीडीएफ भी पढ़े, फिर नोट भी पढ़े मैम, तो ऐसा हो गया था कि अब बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था मैम। तो मैम ये अभी तो रेलेवेंस नहीं रखता क्योंकि अब सब नए बैच है मैम, लेकिन ये एक प्रॉब्लम थी मैम, तो उसे कैसे डील करेंगे? उससे ऐसे डील करना चाहिए कि जब हम एक गेम भी खेलते हैं ना, वीडियो गेम भी सपोज हम खेलते हैं, तो वीडियो गेम में आप कभी कोई भी वीडियो मतलब गेम उठा लो, आप एक किसी लेवल को बार बार नहीं खेल सकते। जब वो लेवल आपको इनिशियली टफ लगता है पार करना, फिर आप दोबारा उसको खेलोगे, आपको इजी लगेगा, फिर और इजी लगेगा, फिर बोरिंग लगेगा, तो आप सेम लेवल को बार बार नहीं खेल सकते। तो आप क्या करो, उसमें लेवल इंक्रीज करना शुरू कर दो खुद के लिए। जब लाइफ में चैलेंजेस अपन खुद क्रिएट करते हैं ना, तो लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये चीज 2021 एस्पिरेंट्स के साथ सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि इन्होंने एक तो इनको ज्यादा समय मिला पढ़ने के लिए, और इस वजह से इनकी रिपीटेशंस बहुत हुए, और सिलेबस इनका हो गया रिड्यूस 70%। तो इन्होंने काफी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सेम सिलेबस को बहुत बार पढ़ लिया, और वो इस फ्रस्ट्रेशन जोन में आ गए कि यार एक ही चीज को कितनी बार पढ़े यार, इनफ ऑफ इट। ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे मैंने। तो पर मैं कहूंगी उस केस में आप गेम का एक ही लेवल एक्चुअली बार बार खेलो। देयर वाज अ टाइम व्हेन यू फेल्ट द थिंग्स टफ, देयर इज अ टाइम व्हेन द थिंग्स आर सो इजी फॉर यू दैट यू आर फीलिंग कि वो बोरिंग है। तो जब गेम बोरिंग लगने लगे तो लेवल इंक्रीज, आप जेई नीट के सवाल लगाने लग जाओ। फिर भी गेम बोरिंग लगने लगे तो और लेवल इंक्रीज कर लो। मतलब मेरे किसी स्टूडेंट ने हम लोग जैसे टीचर्स का कम्युनिटी है, हमारे किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि हमने ये बुक भी लगा ली, ये बुक भी लगा ली। अब बुक्स का नाम लेने लगा तो स्टूडेंट, अब ये वाली बुक कर लो, और लेवल हाई कर दिया, ये बुक कर लो और लेवल हाई कर दिया। तो बुक्स के नाम तो मैं अभी यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, बट धीरे धीरे मैं बुक्स के लेवल बढ़ाती गई, और मेरा स्टूडेंट का आंसर था कि हाँ ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ओलंपियाड की तैयारी, तो अब क्या करें। मैंने कहा अब आप मोक्ष को प्राप्ति हो चुकी है आपकी, अब आप कुछ नहीं कर रहे, अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जीवन में सब बढ़िया ही होगा। तो एक टाइम ये भी आ सकता है। तो अब्दुल की लाइफ में तो पक्का आ सकता है, क्योंकि अब्दुल जो है वो बहुत ही अच्छा और ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुका है मेरे प्लस क्लासरूम में। मतलब जिस दिन मैं लीडर बोर्ड पे अब्दुल का नाम नहीं देखूं, तो उस दिन लगता है या तो अब्दुल नहीं आया है, या तो अब्दुल का नेट खराब हो गया कि बिकॉज अगर अब्दुल है तो उसकी लीडर बोर्ड पे पोजीशन फिक्स है। तो ये आ सकता है अब्दुल के लाइफ में ये टाइम कि अब तुम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हो, अब कुछ नहीं और बचा। मैम एक क्वेश्चन था मैम, हाँ, आपने अभी बताया था कि आप अपने टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मैम। क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, अब आपने बताया था तो आप शेयर करिए मैम। नहीं, मेरे साथ ये होता था कि मुझे ना ये जैसे टीचर्स होते हैं उनको मेरे को अपने फ्रेंड्स को ना फंडे देने में बहुत मजा आता था। मैं बहुत रेगुलर रूटीन लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ। मुझे अपने फ्रेंड्स को फंडे देने में, या कोई चीज खुद ने समझ ली है, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे जनरली इस चीज के लिए वो करते थे कि इसको बोल दो ये पढ़ लेगी और हमें पढ़ा देगी। ये मैं बात बता रही हूँ कॉलेज टाइम की। स्कूल में तो मेरे को कुछ हवा ही नहीं थी, पढ़ाई लिखाई क्या होता है, जैसे तैसे करके भाव में निकल लिए। कॉलेज टाइम पे मुझे जब चीजें समझ में आती थी तो मुझे एक्सप्लेन करने का मन करता था, तो मैं अपने 4 फ्रेंड्स को बुला के बिठा लेती कि चलो मैं समझाती हूँ। अच्छा, समझना भी उनको अच्छा लगता था, प्रोबेबली शायद मुझ में ये स्किल्स थी उस समय। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये बोलना शुरू किया कि तुम तो यार बहुत अच्छा समझाती हो। तो अब डिपेंडेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई दोस्तों की खुद पे कि तू लेक्चर अटेंड कर ले और हम लोग को बाद में पढ़ा दे। तो ये हुआ, वहां से खुद की टीचिंग एबिलिटीज का पता लगने लगा। हालांकि मुझे कभी टीचर बनना नहीं था,
मुझे एक्चुअली नहीं पता था मुझे क्या बनना है, बट मुझे टीचर बनने का कोई मोटिवेशन नहीं था। मुझे आरएएस आईएएस नहीं बनना था, मुझे डॉक्टर बनने का पता नहीं था। डॉक्टर बचपन में मैं वो स्टेथोस्कोप लटका के घूमती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, बट ऐसे गाइडेंस की बहुत कमी थी। इंजीनियर नहीं, और फिर क्या बनना था, टीचर भी नहीं बनना था। लेकिन पढ़ाई करते करते भाव में बहते बहते पता लगा कि टीचिंग स्किल्स तो हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ने सिखा दिया, मतलब ये रियलाइज करवा दिया कि एक रात में इससे पढ़ लेंगे ग्रुप बना के और बाकी अपन ऐश करेंगे, ये पढ़ा देगी पूरी रात। तो मेरा पूरा शेड्यूल होता था, हम लोग नाइट स्टे अपने फ्रेंड्स के घर करते थे एग्जाम टाइम पे भी, और उस समय मैं मेरे फ्रेंड्स को पूरा वो घेरा बिठा के एक 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 एक, एक टॉपिक समझाती थी, फिर उसका आउटलाइन समझाती थी, ये कर लेना, ये कर लेना। दैट टाइम आई रियलाइज्ड आई हैव दोस एबिलिटीज। ये मेरे दोस्तों की काम है कि मुझे ये बताना कि तुम्हें टीचिंग एबिलिटीज है। और फिर मैं आगे प्रोसीड करी तो मुझे रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो रिसर्च मैंने करी, रिसर्च करते करते मैंने जेई नीट, मतलब नीट तो नहीं, जेई का कोचिंग इंस्टीट्यूट एज अ टीचर ज्वाइन किया, दैट इज अ रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वो मैंने एज अ टीचर ज्वाइन किया, और वो जस्ट एज पार्ट टाइम ज्वाइन किया, मतलब मैं जब रिसर्च कर रही थी रिसर्च के साथ साथ ज्वाइन किया। जब वहां मुझे बच्चों के रिस्पॉन्स मिलने लगे कि बच्चे बहुत हैप्पी रहने लगे मेरे सेशन से, मेरे लेक्चर से, तो मुझे ये रियलाइज हो गया अब मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब साइंटिस्ट तो ठीक है, बट मतलब मैं समझा पा रही हूँ, और ये बहुत नोबल प्रोफेशन होता है जब आप स्टूडेंट का करियर बनाते हो। तो आई फील कि बीइंग टीचर इज माय प्राउड। अब ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, तो वो फिर मैं उसी दिशा में आगे बढ़ती चली गई। और क्योंकि मेरा तो सिर्फ पार्ट टाइम था कि मैं जेई के बच्चों की कोचिंग करूंगी, जेई के लिए तैयारी करवाऊंगी, पर वो पार्ट टाइम कब फुल टाइम बन गया, और अब ये मेरा पूरा करियर हो गया, पता ही नहीं चला, मतलब बहाव में बहते चले गए। यस मैम। मैम इसे बता देते हैं मैम, आप ऐसा एग्जांपल मैम जो 11th 12th में ज्यादा क्रैक नहीं कर पाए मैम कुछ, लेकिन आगे जाके मैम लाइफ में कितना सक्सेस पा सकते हैं मैम, कि आगे भी अपॉर्चुनिटीज मैम होती है, बस आपको ग्रैब करना है, आपको मौका ढूंढना है। एग्जैक्टली मुझे लगता है लाइफ में ना सक्सेसफुल होने के लिए एक तो लाइफ एक मौका जरूर देती है, पहली चीज। दूसरी चीज की लाइफ में आपको एटलीस्ट एक बार नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना और उसको जीतना बहुत जरूरी होता है। मैंने ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं देखा, अपार्ट, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, बिजनेस में तो खैर सक्सेसफुल होते ही हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं देखा जिसने कभी इंडिया लेवल का कॉम्पिटिशन या मतलब फेस नहीं किया और फाइट नहीं किया। तो मुझे हर स्टूडेंट की लाइफ में, किसी की लाइफ में 11th 12th की स्टेज पे आ जाता है, किसी की लाइफ में लेटर ऑन आता है। तो लाइफ आपको मौका भी जरूर देती है, और आपको सक्सेसफुल होने के लिए एटलीस्ट एक बार बहुत हार्डशिप से गुजरना होता है। मुझे मेरे पढ़ाई के दिन भी याद है, जब ये जो रैंक मेरी टॉप 30 में आई थी, उस समय मैं पढ़ती मतलब रात मैं टाइम नहीं देखती है, मॉर्निंग सनराइज हो जाता था। इस लेवल की मेहनत एक बार आपको करनी ही होती है लाइफ में, इजी पाथवे पे सक्सेस नहीं मिलती। जो ये मेरी 6 मंथ्स की या 7 मंथ्स की ही मेहनत है, जो मैंने इस तरीके से करी कि मैंने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, क्योंकि मैंने ना नीट ना जेई के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कभी दिए, कभी क्लियर किए। तो मुझे भी अपने आप को प्रूव करना था, तो मुझे लाइफ ने मौका दिया रिसर्च पीरियड के दौरान। और तब भी अगर आप अपने को प्रूव ना करते तो फिर आप कहीं भी नहीं रहते। तो लाइफ हर किसी को मौका भी देती है, और मुझे लगता है हर इंसान को एक ना एक बार इन हार्डशिप से गुजरना जरूरी होता है, तभी तो वो हीरा चमकता है। अदरवाइज तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इजी वे में तो सक्सेस नहीं मिलती, आसानी से सब हो गया, आसानी से सब हो गया। ये तो मुश्किलें तो जिंदगी की झेलनी पड़ती हैं, तभी हीरे की तरह चमक उठती है। यस मैम, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो अब्दुल, अब मैं ना जैसे अब्दुल मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे रहे हैं थ्रू आउट, मतलब मुझे वो याद है कि स्टार्टिंग में अब्दुल यूट्यूब सेशन में आए थे, और मैंने एक साइंस की क्विज रखी थी, एंड ही वाज ऑन द सेकंड पोजीशन, आई रिमेंबर सेकंड पोजीशन, एंड आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। एंड तब से मैंने अब्दुल को जाना। अब्दुल वहां से स्पेशल पे आए, और आई थिंक ही लाइक दैट जर्नी, तो ही टुक सब्सक्रिप्शन, और ये प्लस पे भी आए। तो मैं एक बार अब्दुल से भी जानना चाहूंगी कि आपके अनअकैडमी के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे ऑनलाइन, मतलब लाइक आपने हमेशा फिजिकल क्लासरूम्स में आप गए होगे, बट आपने ये साल 2021 अनअकैडमी के थ्रू सिर्फ ऑनलाइन स्टडी करी। तो हाउ डू यू रेट दिस, एंड व्हाट डू यू फील दैट अनअकैडमी पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा प्लस प्लेटफॉर्म पे एंड अदर्स? मैम एक्सपीरियंस में बहुत ही शानदार रहा मैम, क्योंकि मैम ऑफलाइन में जो था मैम, कि ऑफलाइन में मैम आप डायरेक्ट जाते हो मैम, लेकिन सभी को उतना टेंशन नहीं मिल पाता मैम। कुछ टॉपर्स होते हैं मैम, कुछ मीडियोकर्स होते हैं मैम, लेकिन यहाँ पर था मैम हर 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन मैम, जहाँ पर सबके डाउट लिए जाते हैं मैम। शीट्स के सॉल्यूशन मैम आप खुद ही देते हैं मैम लाइव में, तो मैम इससे बहुत अच्छा लगा मैम। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं मैम, क्योंकि मैम सब कुछ डेडिकेटेड होता है मैम। और मैम फिर जैसे मैम, इससे पहले मैं क्या करता था मैम, इससे पहले आपके लाइव लेक्चर देखे मैम, इसमें इंटरेक्शन भी होता है मैम,
फिर मैम लेक्चर देखने के बाद मैम फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करी और फिर लेक्चर की पीडीएफ से मैम नोट्स बनाए। फिर अगर कुछ तब भी समझ में नहीं आया तो फिर से लेक्चर देखा मैम, इस बार 2x पे मैम। तो ऑनलाइन का मैम अनअकैडमी का फायदा है मैम 2x पे लेक्चर देखिए मैम, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा मैम पीछे करके देख लीजिए मैम। तो जैसे आप ही बोलती है मैम कि ऐसे आपको कई बार रिपीट कर देती है मैम, बच्चे कहते हैं रिपीट रिपीट, तो आपको ही कहते हैं कि मैम पीछे चले जाओ वापस मैं रिपीट करने लगूंगी। तो मैं रिपीट करके देखता था, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आया था। जैसे मैम ऑर्गेनिक में मैम जब शुरुआत में पढ़ा था तो मैम नहीं आता था समझ में, तो कई बार देखा मैम, लेकिन फिर आने लगा मैम। तो ये फायदा है मैम ऑनलाइन का मैम, क्योंकि फिजिकल में आते हैं तो एक बार गया तो मैम खत्म, फिर आप नहीं कर सकते मैम। और मैम फिर डाउट क्लियरिंग सेशन आता ही है मैम। तो ये अब्दुल ने बहुत अच्छी बात पूरा क्लियर हो जाता है मैम। फिर ये अब्दुल ने बेसिकली ये बताया है कि फिजिकल क्लासरूम वर्सेस ऑनलाइन क्लासरूम्स में ये फर्क है कि फिजिकल क्लासरूम में अव्वल तो जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो कई बार हम डाउट बच्चे नहीं पूछते हैं झिझक की वजह से, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक बार जो टीचर ने पढ़ा दिया घर जाके अगर आपको वापस से कंफ्यूजन हो गया उस कॉन्सेप्ट में, तो फिर आप उसको कैसे क्लियर करोगे? हर बार आप टीचर को नॉक नहीं कर सकते कि दोबारा पढ़ाओ। तो ऑनलाइन क्लासरूम्स में आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, और रिकॉर्डिंग्स को एक बार नहीं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं। वही ऐसा लगेगा वही टीचर बार बार आपको पढ़ा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जो कि ऑनलाइन टीचिंग को मैं कहूंगी कि अच्छा रेट करता है। तो ओवरऑल अनअकैडमी पे आपका एक्सपीरियंस अब्दुल, विच मींस कि काफी अच्छा रहा ऑल द सब्जेक्ट्स का प्लस प्लेटफॉर्म पे। यस मैम। तो मैं बाकी बच्चों से भी जरूर बोलूंगी कि प्लस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे हमारे कोर्सेज चलते हैं एंड अमेजिंग ग्रुप ऑफ एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। इनफैक्ट जेई नीट के चैनल्स पे तो ऐसे एडुकेटर्स पढ़ाते हैं जो एक्चुअली जेई नीट के बुक्स के ऑथर्स हैं। तो यहाँ मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ यू रियली वांट टू स्टडी यू कैन डेफिनेटली एंड बिल्कुल आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म की ब्यूटी को आप एंजॉय कर सकते हैं, जैसा कि अब्दुल ने भी अपने व्यूज जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए हैं। अब्दुल, हाउ डू यू मैनेज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट? अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जैसे तुमने बोला फिजिक्स मेरा वीकेस्ट है, बट तुमने कुछ तो मैनेज किया होगा, तो ये और लर्नर्स के लिए एक मैसेज हो सकता है, बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो यू मस्ट हैव मैनेज फिजिक्स आल्सो। सो हाउ डू यू मैनेज, हाउ डिड यू मैम ये मैम जैसे जो शुरुआत का पोस्टपोनमेंट हुआ था मैम मार्च से मई में मैम, तो वो थोड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह हो गया मैम, क्योंकि फिजिक्स मेरी वीक थी मैम। और मैंने आपसे मैम, मुझे याद भी आता है मैम 12 जनवरी को मैम मैंने आपको एक मैसेज किया था मैम, जब मैं आपको बता रहा था कि फिजिक्स इतनी वीक है कि मैं पास भी ना हो पाऊँ, क्या पता मैम। तो आपने बताया था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो मैम। तो मैम जब से मैंने मैम मैं पहले जेई लेवल का सोच रहा था कि जेई लेवल, क्योंकि मैम सीबीएसई में क्वेश्चन थोड़े हार्ड से आने लगे मैम सीबीएसई में, तो लेकिन मैम अब फिर मैंने मैम बिल्कुल बेसिक पढ़ना शुरू करा मैम, डेरिवेशंस, फिर उसके सिंपल एग्जांपल्स मैम, और ऐसे ही करते करते मैम सारा सिलेबस कवर करा मैम, जिससे कि मैम कम से कम मैं 70 में से मैम 50 तो अश्योर करूं मैम। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मैम मैं ये नहीं कि मैं सिलेबस छूट रहा है मैम ये सब, तो मैम मैं मई तक मैम बिल्कुल मैम अच्छा हो गया था कि मैं 60 प्लस ला सकता था फिजिक्स में। बिल्कुल तुम फिजिक्स में मेहनत करेंगे। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ें जो कि हमको ज्यादा पसंद नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे हमारी ग्रिप में आने लगता है ना, तो वो एक चीज बहुत अच्छी है। तो बहुत ही अच्छा लगा अब्दुल के साथ बात करके, और मैं ये जरूर बोलूंगी कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मुझे अगर मौका मिला इस चैनल पे दोबारा वापस आने का तो मैं अपने और लर्नर्स से भी इंटरेक्ट करना चाहूंगी, जैसा कि ये मेरा प्यारा स्टूडेंट अब्दुल है जो कि स्कॉलर रहा है मेरे प्लस प्लेटफॉर्म पे, वैसे ही मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा क्रैक किए हैं और हमेशा से बहुत ही शानदार बच्चे रहे हैं। तो मुझे अगर अनअकैडमी अनफिल्टर्ड चांस देता है तो आई वुड लव टू join these kind of sessions again with my all other students जो कि मेरे और फेवरेट भी बच्चे हैं। एंड चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, आई मीन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ाई के लिए पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है लाइफ में, झिझकना नहीं है, टीचर्स से आप खुल के डाउट पूछिए। और हमारे अनअकैडमी पे तो ये फीचर्स हैं कि एवरी 3 क्लासेस के बाद एक क्लास डाउट की होती है, तो वो डाउट के लिए ही बनाई जाती है, वो एल्गोरिथम ही ऐसी है जहां बच्चा डाउट पूछे। तो अनअकैडमी का ये एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर है प्लस प्लेटफॉर्म पे कि every 3 classes is followed by 1 doubt class। तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपके डाउट्स बहुत अच्छे से हैंडल होते हैं एंड लर्निंग का एक्सपोनेंशियल राइज होता है अगर बच्चों के हर डाउट टाइम पे हैंडल होते रहें। तो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड बहुत ही अच्छा लगा अब्दुल आपसे इंटरेक्ट करके एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।